गुड़वाना के सभी मूल निवासियों को अनिल धुर्वे की तरफ से जय जोहार, जय फड़ाफेन। बना के रहेंगे गुड़वाना राज्य। साथियों, आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर के दिन ही हमारे इस मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था। सारे देशवासी, सारे मध्य प्रदेश के प्रदेशवासी और छत्तीसगढ़ राज्य के वासी सभी सभी कोई मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है साथियों कि जब 1 नवंबर सन 1956 को भाषावार प्रांतों का गठन किया गया था, उस समय इस देश के मध्य भारत में बहुतायत मात्रा में गोंडी भाषा बोलने वालों को गुड़वाना प्रदेश क्यों नहीं दिया गया? वो कौन लोग थे जो गुड़वाना प्रदेश को नहीं बनने देना चाहते थे? गुड़वाना की सांस्कृतिक विरासत को, गुड़वाना की जो भाषा है, गुड़वाना की जो संस्कृति है, गुड़वाना के जो जल जंगल जमीन है, इनको सुरक्षित रखते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस सवाल के ऊपर आज अपन लोग चिंतन करेंगे। 1 नवंबर सन 1956 को भाषावार प्रांतों का गठन हुआ। बंगाली बोलने वालों को बंगाल मिला, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु मिला, हाक्के उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा मिला, कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक मिला, मलयालम बोलने वालों को केरला मिला, पंजाबी बोलने वालों को पंजाब मिला, गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिला। लेकिन गोंडी भाषा बोलने वालों को गुड़वाना प्रदेश क्यों नहीं मिला? ये सवाल आज गुड़वाना का जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, इसको इस सवाल का जवाब अपने आप में तलाशने का प्रयास करना चाहिए साथियों। आखिर वो कौन लोग थे? क्यों गुड़वाना प्रदेश नहीं बनने देना चाहते रहे? साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, इस देश के अंदर गुड़वाना राज्य की बात को सबसे पहले पानावरस रियासत के राजा लाल शाह श्याम जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में रखा था और दमदारी से उन्हें अपनी बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि जब भाषावार प्रांतों का गठन हो रहा है, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल रहा है, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिल रहा है, कन्नड़ बोलने वाले के लिए कर्नाटक स्टेट बन रहा है, मलयालम बोलने वालों के लिए केरला बन रहा है, बंगाली बोलने वालों के लिए बन रहा है, तो गोंडी बोलने वालों के लिए गुड़वाना प्रदेश क्यों नहीं? ये सवाल जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकराया। वो गुड़वाना का स्वाभिमानी बेटा सांसद के पद से इस्तीफा देकर मैदान में आया और पुनः चुनाव लड़ा और पुनः चुनाव निर्दलीय लड़के और वो पुनः जीत के गए। यानी गुड़वाना राज्य की जो मांग है साथियों, देश की आजादी के बाद से ही उठना शुरू हो गया था। इससे पहले वर्तमान तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद क्षेत्र के रहने वाले कुमराम भीम जी ने, इनने भी 1940 के आसपास नवाबों के खिलाफ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में जल जंगल जमीन की लड़ाई इनने लड़ी। तो उनका भी जो नारा था वो नारा था मावा नाटे मावा राज, यानी हमारे क्षेत्र में हमारा राज। तो साथियों, हम देश की आजादी के बाद जब 1 नवंबर सन 1956 को भाषावार प्रांतों का गठन हुआ, उस समय गोंडी भाषा बोलने वालों के लिए गुड़वाना प्रदेश नहीं बना। फिर हम आते हैं 2000 के दशक में। 1 नवंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक शब्द कहा था। उनने कहा था कि राज्य जितने छोटे होंगे उतना ही उस राज्य का विकास होगा। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उनने छत्तीसगढ़ से पृथक काट के, मध्य प्रदेश से पृथक काट के एक छत्तीसगढ़ राज्य बना, उत्तर प्रदेश से अलग एक उत्तरांचल राज्य बनाया गया और बिहार से अलग काट के एक झारखंड स्टेट बनाया गया। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताना चाहूंगा साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। मात्र ये जो गुड़वाना राज्य की मांग लगातार गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से यहाँ के राजनेता, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के संस्कृति कर्मी, यहाँ के युवा वर्ग के लोग जब लगातार गुड़वाना राज्य की बात को उठाने लगे, तो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मध्य प्रदेश को काट के पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। यही स्थिति 1 नवंबर 1956 से पहले भी था। राजा लाल शाह श्याम जी, बसंतराव उइके जी, इन लोगों ने भी गुड़वाना राज्य की बात किया। उनकी बात को भी आज आप देखिए पूरा
तेलंगाना का जो एरिया है, आपका वारंगल से लेकर भद्रांचम से लेकर आदिलाबाद हो गया, आपका पश्चिम गोदावरी जिला हो गया, ये टोटल गोंडी भाषी एरिया है। हमारा जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र टोटल गोंडी भाषी एरिया। यानी गोंडवाना के जो लोग थे, गोंडवाना की जो संस्कृति रही, गोंडवाना में रहने वाले जो लोग थे, इन लोगों को कम से कम 4 से 5 भागों में डिवाइड किया गया। एक, कुछ लोगों को महाराष्ट्र में, कुछ लोगों को तेलंगाना में, कुछ लोगों को मध्य प्रदेश में, कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ में, कुछ लोगों को उड़ीसा में, कुछ लोगों को आपके उत्तर प्रदेश में, ये बांट के रखा गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये गोंडवाना राज्य क्यों नहीं बना? वो कौन षड्यंत्रकारी लोग थे जो गोंडवाना राज्य को नहीं बनने देना चाहते, या गोंडवाना राज्य के बन जाने से, या गोंडवाना राज्य के बन जाने से गोंडवाना के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों का जो स्वाभिमान जगेगा, इनके स्वाभिमान के जाग जाने से किनको नुकसान है? वो कौन लोग हैं? इतिहास में छिपे हुए इस रहस्य का जब तक हम लोग पर्दाफाश नहीं करेंगे साथियों, तब तक गोंडवाना राज्य का जो सपना है, ये सपना साकार नहीं होगा। ये आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से मैंने 1 अगस्त 2021 को गोंडवाना के युवाओं के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश के मंडला जिला, जो गोंडवाना की सांस्कृतिक राजधानी है, वहां से हम 9 दिन तक गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को लेकर निकले और देखे। फिर उसकी पुनरावृत्ति 2022 में हमने फिर किया। और मैं युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आओ मिलजुल करके जो ये गोंडवाना राज्य का संकल्पना रहा, ये गोंडवाना राज्य की जिस संकल्पना को लेकर बाबूराम सेठमा के जैसे लोग, वीर गुंडाधुर जैसे लोग, वीर नारायण सोना खान जैसे लोग, महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जैसे लोग हंसते हंसते कोई फांसी पे झूल गया, तो किसी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए, गोंडवाना के मान सम्मान के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग एकाकार हों, एक लक्ष्य बनाएं, और वो लक्ष्य हो सिर्फ गोंडवाना राज्य की स्थापना। साथियों, ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से पहले भी दादा धोकल सिंह मरकाम जी के माध्यम से, गोंडवाना महासभा के माध्यम से गोंडवाना के राजपाट की बात हुई। उनसे पहले भी, उसके बाद में भी हमारे का दादा कंगला माझी जी के नेतृत्व में, अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य की बात हुई। लेकिन वर्तमान समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गोंडवाना का युवा वर्ग है, ये गोंडवाना का युवा वर्ग गोंडवाना राज्य के सपने से, या जो सपना उसके अंतस में धड़कना चाहिए था, हृदय का स्पंदन बनके, वो सपना से कैसे दूर हो गया? इस सवाल का जवाब तलाशना आज की युवा पीढ़ी की महती आवश्यकता है। साथियों, गोंडवाना राज्य के साथ ही साथ हम बात करें अगर गोंडी भाषा की, तो देश की आजादी के बाद लगभग जब 8वीं अनुसूची को तैयार किया जा रहा था, उस 8वीं अनुसूची में आज के समय में 22 भाषाएं हैं। उस समय मात्र 14 भाषाएं थीं। देश की आजादी के बाद जब 8वीं अनुसूची को तैयार किया गया, उस समय मात्र 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन 1967 में 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा, जिसको बोलने वाले इस देश के अंदर गिने चुने लोग होंगे, उस सिंधी भाषा को भी संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। 1992 में 71वां संशोधन हुआ, भारत संविधान का 71वां संशोधन हुआ, और उस 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सोचने वाली बात है, इस देश के अंदर नेपाल में रहने वाले लोग जिनकी भाषा नेपाली है, उस नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा जो पाकिस्तान में बोला जाता है, उस सिंधी भाषा को भी इस देश में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर आते हैं भारतीय संविधान के 92वां संशोधन जो 2003 में हुआ था। इस 2003 के संशोधन में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा, इन 4 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया। मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि 2003 में जब संविधान का 92वां संशोधन किया जा रहा था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनने कहा था कि इस देश के आदिवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, इसलिए इस अन्याय को दूर करने के लिए हम अपने कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति मामले का एक अलग मंत्री नियुक्त करेंगे। और उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते जी को
पहला कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। ये फग्गन कुलस्ते जी जिस लोकसभा क्षेत्र से जहां के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंडी भाषा बोला जाता है साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाल भाषा को संवैधानिक मिल जाता है, लेकिन गोंडी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलता। इसलिए गोंडवाना के लोग कभी कभी गुस्से में आकर मंचों में बोल देते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते गोंडवाना का नालायक बेटा है करके। आज गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से गोंडवाना की जो सांस्कृतिक धरोहर रही, गोंडवाना की जो ऐतिहासिक धरोहर रहे, गोंडवाना का जो जीवन दर्शन रहा, गोंडवाना के जो तीज त्योहार रहे, गोंडवाना के जो रीति रिवाज रहे, इनको सहेजने और समेटने का काम वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वही समाज संघर्ष कर सकता है जिस समाज का स्वाभिमान जिंदा हो। और स्वाभिमान आपका कब जिंदा होगा? जब आपके सामने आपका जो ऐश्वर्यशाली इतिहास है, उस इतिहास को जब आपके सामने रखा जाएगा, तब आपका स्वाभिमान जिंदा होगा। तो साथियों, मेरा आज इस फेसबुक के माध्यम से लाइव आने के और 2-3 कारण रहे। आप लोगों को मालूम होगा कि 2 जून 2014 में तेलंगाना राष्ट्र का भी निर्माण हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट उस समय थी, हमारे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय तेलंगाना राज्य भी बन गया, लेकिन गोंडी राज्य गोंडवाना प्रदेश नहीं बना। क्यों नहीं बना? शायद जो गोंडवाना के मूल निवासी हैं, ये मूल निवासियों को शायद मांगते ना बन रहा हो, या हमारे मांगने का तौर तरीका गलत हो। बहुत सारे लोग गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में काम करने वाले लोगों को ज्ञान दिया करते हैं कि हीरा सिंह मरकाम ने बिना समाज को जगाए राजनीतिक दल बना लिया। ये सबसे बड़ी गलती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अगर गठन नहीं हुआ होता तो आज हमारा समाज बहुत आगे चला गया होता। उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, शायद आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। आज इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये शासन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शासन कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्म सन 1925 में हुआ था। उससे पहले ही आदिवासियों के सामाजिक संगठन बन गए थे। आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं कि सन 1916 में ही आदिवासी महासभा इस देश के अंदर कार्य करना चालू कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा बनाए हुए राजनीतिक दल सन 1980 में ही फुल फ्रेम में आकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश की आजादी के बाद से ही 1952 में हमारे पुरखा जयपाल सिंह मुंडा जी ने 32 विधानसभा सीट जीत करके विपक्ष के नेता हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा। ये सन 1952 की बात कर रहा हूं। तो ये लोग आज जो हमको बोलते हैं कि हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नामक राजनीतिक दल बनाकर गोंडवाना आंदोलन को कमजोर किया, ये वो लोग हैं साथियों जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गुलामी करते हैं, या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे में इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचा करते हैं। साथियों, उस समय जब जयपाल सिंह मुंडा जी की राजनीति परवान में थी, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा था कि मुंडा जी, मैं आप लोगों के आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए हमें आप लोगों की जमीन चाहिए। उस समय जयपाल सिंह मुंडा जी ने उड़ीसा राज्य में हीरा कुंड बांध परियोजना के लिए वहां के जो मूल निवासी समुदाय के लोग थे, आदिवासी समुदाय के लोग थे, उनके सामने जाकर उन्हें रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि ये देश के विकास के लिए आप लोगों को अपने जल जंगल जमीन का थोड़ा सा हिस्सा इस भारत सरकार को देना पड़ेगा करके। उस समय उड़ीसा राज्य के उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने हीरा कुंड बांध परियोजना के लिए अपने जमीनें दी। उस हीरा कुंड बांध परियोजना के उद्घाटन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि ये विकास के मंदिर हैं करके। उन्हें बड़े बड़े बांधों को, बड़े बड़े पावर प्लांटों को, बड़े बड़े कोयला खदानों को, कि आपके माइन के खदानों को उन्हें विकास का मंदिर का नाम दिया था। फिर दूसरी बार राउरकेला में स्टील प्लांट के लिए जयपाल सिंह मुंडा जी ने अपने समाज के लोगों से रिक्वेस्ट किया,
जब ये रिक्वेस्ट करते हैं आदिवासी समुदाय के लोग अपने जल जंगल जमीन को, इस देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये सोच करके जब सरकार को देते हैं और बाद में पता चलता है कि नेहरू जी अपने वादे से मुकर जाते हैं, तब जाकर जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था कि नेहरू जी, आपके विकास के मंदिर आदिवासियों के कब्रगाह हैं। यहाँ पे आदिवासियों को न देवता का दर्शन हुआ, न ही उनको प्रसाद मिला। ये जयपाल सिंह मुंडा जी के उस समय के शब्द रहे साथियों। उन्हें जयपाल सिंह मुंडा जी ने उस समय कहा था, एक शब्द और कहा था उनने कि काश मुझे भी इतिहास सिखाया होता तो मैं नेहरू की बातों पर कभी भरोसा नहीं करता। यानी इतिहास ने अगर मुझे सीख दे दिया होता तो मैं नेहरू की बातों पे भरोसा नहीं करता और अपने समाज के लोगों को जल जंगल जमीन देने के लिए नहीं बोलता। आज भी हम देखें तो ये जो मध्य प्रदेश है साथियों, इस मध्य प्रदेश में हमारे विंध्य क्षेत्र के उमरिया जिला, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा कोयले की पट्टी है। एशिया महाद्वीप का सबसे मोटे कोयले की परत अगर कहीं पे मिलता है तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मिलता है। सिंगरौली जिला, जिसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं, ये सिंगरौली जिला अगर बिजली ना दे तो दिल्ली में प्रकाश नहीं होगा। लेकिन उस सिंगरौली जिला में जाकर वहां के मूल निवासियों की स्थिति को आप देखिए, वो मूल निवासी बद से बदतर स्थिति पे जीने पे मजबूर हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा कापर बालाघाट के मलाजखंड एरिया में मिलता है। वहां पे मलाजखंड में जाकर आप देखिए वहां के जो मूल निवासी हैं उन लोगों की स्थिति कैसी है। यानी मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना पट्टी है, जिस गोंडवाना पट्टी को हम पृथक गोंडवाना राज्य की मांग करते हैं, जिन 25 जिलों को लेकर, इन 25 जिलों में साथियों अपार खनिज संपदा है, वन संपदा है, बड़ी बड़ी नदियां यहां पे बह रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है। यानी अमीर भूमि में गरीब लोग निवास कर रहे हैं। जबकि ये राज्य को बनाया गया था, उस समय कहा गया था कि क्षेत्रीयता के आधार पर किसी का भेदभाव, किसी भी क्षेत्र के साथ में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन गोंडवाना के लोगों के साथ में भेदभाव हुआ साथियों। आज पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा कोयला देने वाला क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, और इसी आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा लाचारी यहीं पे है, सबसे ज्यादा गरीबी यहां पे है। क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको और हमको तलाशना पड़ेगा साथियों, और इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। हमारी जो एकजुटता है, आज आदिवासी मूल निवासी समुदाय की एकजुटता ही उसे बचा सकती है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती, कोई भी परियोजनाएं हमको नहीं बचा सकती, कोई भी सरकार हमको नहीं बचा सकता। अगर हमको कोई बचा सकता है तो हमारी एकजुटता, हमारी सामूहिकता हमको बचा सकती है। इतिहास के पन्नों का अगर हम अध्ययन करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई था तो इस देश का मूल निवासी था, आदिवासी था। अगर उस समय जो आज आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, आदिवासी लोग मुख्य धारा में आ जाएं, ऐसे लोग जो शब्द कहते हैं, इनके पुरखा लोग अगर उस समय आदिवासियों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ गए होते तो देश 15 अगस्त 1947 से पहले आजाद हो गया होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज हम देख रहे हैं यहाँ की जो मूल निवासी समुदाय है, इस मूल निवासी समुदाय की स्थिति दिनों दिन बदतर से बदतर होते जा रहा है। पूरे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कुपोषण है तो आदिवासी क्षेत्रों में, और इस सबसे ज्यादा अशिक्षा आदिवासी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा पलायन की समस्या आदिवासी क्षेत्रों में। क्यों? इस सारे सवालों का समाधान अगर कोई है तो वो समाधान है पृथक गोंडवाना राज्य। और ये पृथक गोंडवाना राज्य को बनाने के लिए साथियों मेरे जैसे बहुत सारे युवा कृत संकल्पित हैं, और मैं उन सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आइए किसी एक दिन महाजुटान करते हैं, एक साथ बैठते हैं, रणनीतियां तैयार करते हैं, और जो देश की आजादी के बाद हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ उस अन्याय का प्रतिकार करते हैं। और इस प्रतिकार को करने के लिए जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से जिन अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था, उन अस्त्रों और शस्त्रों का एक बार फिर से परीक्षण करते हैं और पुनः उसी ताकत के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ पृथक गोंडवाना राज्य के लिए लड़ते हैं, जिसका सपना तोप के मुंह में बंधते समय महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने देखा था, जिसका सपना बाबूराम सिडमाके जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना
बे नारायण सिंह मरकाम जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना गुंडाधूर और डिब्रूधूर जैसे लोगों ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना राजा लाल शाह श्याम जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना भीमू कुमरे जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना कंगला माझी जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना दादा धोकल सिंह मरकाम जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने देखा था, जिस गोंडवाना राज्य का सपना सुनेर सिंह ताराम दादा ने देखा था, और जिस गोंडवाना राज्य का सपना पुरुषोत्तम सेठमाके जी ने देखा था, उस सपने को साकार करना, क्योंकि वो सपना सिर्फ उनका सपना भर नहीं है साथियों, ये सपना हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नितांत ही आवश्यक है। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुना। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि पृथक गोंडवाना राज्य के लिए, गोंडवाना राज्य को बनाने के लिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए या गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के लिए आप लोगों के पास में जो भी सुझाव हो, आप बेझिझक मेरे पास में भेजिए। हम सब लोग मिलजुल के, दादा हीरा सिंह मरकाम कहा करते थे कि मुझे एक व्यक्ति का 100% दिमाग, 100% समय और 100% पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 लोगों का 1-1% दिमाग चाहिए, मुझे 100 लोगों का 1-1% पैसा चाहिए, मुझे 100 लोगों का सिर्फ 1-1% समय चाहिए। यानी वो सामुदायिकता की बात करते रहे। क्यों? क्योंकि दादा मरकाम जानते रहे कि सामुदायिकता की बुनियाद पर ही गोंडवाना राज्य का सपना साकार हो सकता है। और इस गोंडवाना राज्य के सपने को साकार करने के लिए यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो गोंडवाना की युवा पीढ़ी है, गोंडवाना की युवा पीढ़ी का जो धैर्य है, गोंडवाना युवा पीढ़ी की जो दूरदृष्टि है, वो उस सपने को परवाज देंगे करके ये दादा मरकाम जी जानते थे। तो साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा, और विराम देने से पहले मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी सामाजिक संगठन के लिए काम कर रहे हो, किसी भी धार्मिक संगठन के लिए काम कर रहे हो, किसी भी सांस्कृतिक संगठन के लिए काम कर रहे हो, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए काम कर रहे हो, अगर आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सकता है तो उसके लिए आपको एक राजनीतिक ताकत बनना पड़ेगा और गोंडवाना राज्य के सपने को साकार करना पड़ेगा। और इस सपने को साकार करने के लिए आपके पास में जो भी सलाह हो, जो भी सुझाव हो, वो अनिल ध्रुवे यानी मेरे पास में आप बेझिझक भेजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय सेवा, जय फड़ाफेन, जय गोंडवाना।